उत्तर प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2024 को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अंतिम रूप से जजमेंट देते हुए जो 27,000 पद खाली हैं, इन पदों को आने वाले 2 महीने में भरे जाने के लिए एटीआरई यानी सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन करने के संदर्भ में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जितने भी स्तर के शिक्षकों की भर्ती होगी अब भविष्य में जाकर के, उन सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके अध्यक्ष पद अभी तक जो खाली थे उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल चुका है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय की सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती कीर्ति पांडे जी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इन सबके बाद से जब कोर्ट ने भी बोल दिया और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का भी चयन हो चुका है, तो कब अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 में जो पद बाकी हैं, रिक्त हैं, जो सरकार के 51,112 के हलफनामा के अनुसार और जो हाल ही में विधानसभा में उनके द्वारा प्रश्न के जवाब में दिया गया कि 85,112 पद खाली हैं, तो क्या ये 27,000 और 85,000 जोड़ करके एक बड़ी शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जा सकती है? कब तक भर्ती आने की संभावना है? और ऐसे तमाम प्रश्न जो कि आपके कमेंट के माध्यम से मेरे पास पहुंच रहे हैं, उन सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके मन में शंका होगी वो सब कुछ दूर हो जाएगा। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये पूरी तरीके से शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा। अगर राज्य सरकार की मंशा हुई तो बिना कोर्ट आदेश के भी शिक्षक भर्ती आ जाएगी, और अगर मंशा नहीं हुई तो कोर्ट आदेश के बावजूद भी शिक्षक भर्ती आने की संभावना शून्य रहेगी। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक पहलू आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया साइट्स पर। यह कहा जा रहा है कि विद इन 2 मंथ शिक्षक भर्ती यानी एटीआरई का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू नहीं दिखाया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई भी लीगल इम्पेडिमेंट ना हो, यानी कोई भी अगर कानूनी अड़चन ना हो, तब जाकर के 2 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई। और अगर कोई कानूनी अड़चन आ जाती है तो इसी जजमेंट में ये मेंशन किया गया है कि राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि 2 न्यूज़पेपर, जो कि एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा, उसमें एक तरीके से सर्कुलर जारी करना होगा राज्य सरकार को, ये बताते हुए कि आखिर एग्जामिनेशन जो है वो 2 महीने के अंदर क्यों नहीं हो पाया, अगर कोई कानूनी अड़चन आ जाती है तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है। अगर इस मामले को कोर्ट में फिर से कैंडिडेट ले जाते हैं कि आपने बोला था 2 महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राज्य सरकार नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार एक कोई भी हलफनामा लगा देगी कि ये अड़चन है जिसकी वजह से हम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे 50 अड़चन अभी मैं आपको इस वीडियो में गिराने जा रहा हूं, जिसके बाद से आपको पूरी तस्वीर साफ होगी कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें भविष्य में हो सकती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डबल बेंच में कैंडिडेट्स के द्वारा इस मामले को चैलेंज किया गया था, जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उसको। अब यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो 68,500 की जो डबल बेंच का जजमेंट आया हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कानूनी अड़चन आ गई। इससे पहले जब सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया था तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ही ये पूछा राज्य सरकार से कि आपने कोई भी जो पद बचे हुए थे उसके संदर्भ में कोई एटीआरई कंडक्ट क्यों नहीं कराया 2018 के बाद से। राज्य सरकार ने अपना हलफनामा दिया कि मामले कोर्ट में थे, इस वजह से हम नहीं एटीआरई कंडक्ट करा पाए। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और 2 महीने में जो एटीआरई कंडक्ट कराने के लिए आदेशित किया गया है, तो अगर फिर से ये मामला कोर्ट जाता है तो राज्य सरकार कह देगी कि ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इस वजह से हमने इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाया और हमने आपके आदेश के अनुसार 2 महीने में ना करा पाने के संदर्भ में 2 न्यूज़पेपर में हमने प्रकाशित करा दिया। तो ये पूरा मामला है, ठीक है। अब यहाँ पर 68,500 से संबंधित क्या अड़चनें हैं और क्या डाउट्स हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 68,500 में अगर आपको याद हो तो 9 जनवरी 2018 को जो एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में ये बताया जाता है कि इस भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40 और 45% होगा। ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला तो है ही है, साथ ही साथ इसमें ओबीसी को रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया गया, उसको लेकर भी विवाद है। जैसे अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में देखेंगे तो उसमें क्या था कि जो 60, 65 और 65% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, इसमें 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए था, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी
सबके लिए और 65% सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था। लेकिन 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें 40 और 45% जो रखा गया था, ओबीसी को 40% ना कह के इसको 45% वाली कैटेगरी में रखा गया। जबकि 69,000 में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन 68,500 में ओबीसी को 40% कैटेगरी में ना रख करके 45% कैटेगरी में रखा गया था। यानी यहाँ पर 5% का आरक्षण या फिर रिलैक्सेशन, आप जो भी समझ लीजिए, वो नहीं दिया गया था ओबीसी को, जिसको लेकर भी एक विवाद है। तो अभी ये सभी मामले सुलझे नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो फिर से ये मामला हो सकता है कि कुछ वर्षों तक होल्ड पर चला जाए। कुछ वर्ष मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मामला जो है वो 2020 का सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया और तब से ये मामला चल रहा था और 2024 में जाकर के ये अंतिम फैसला आया। 4 साल का समय हो चुका है, आप देख लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर से वहीं सब खिचड़ी स्टार्ट हो जाएगी और कितना साल लगेगा ये भी कह पाना मुश्किल है। अब यहाँ पर 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी जो डबल बेंच में थे, आखिर वो संतुष्ट क्यों नहीं है इस फैसले से, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए 68,500 में अगर मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊं तो इसमें 9 जनवरी 2018 को पहली बार बताया जाता है राज्य सरकार के द्वारा कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40 और 45% होगा। उसके बाद परीक्षा जो होती है 27 मई 2018 को होती है। इससे ठीक एक सप्ताह पहले यानी 21 मई 2018 को राज्य सरकार अपना 40 और 45% वाला जो क्राइटेरिया था उसमें संशोधन कर देती है और ये कहती है कि अब 40-45 नहीं होगा बल्कि 30% और 33% होगा। अब यहाँ पर जब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा तो कैंडिडेट इसको चैलेंज कर देते हैं माननीय हाईकोर्ट में, और चैलेंज करने के बाद से हाईकोर्ट जो है इस ऑर्डर पर कि आप इतने पर भर्ती करने जा रहे हैं इस पर स्टे लगा देती है। और भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्टे नहीं रहता है, सिर्फ इस गवर्नमेंट ऑर्डर वाले डेट पर स्टे लगा दी जाती है। ये वाला अभी प्रभावी रहता है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार इसी के अंतर्गत पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा देती है। उसके बाद से जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई उसके बाद से दिनांक 20 फरवरी 2019 को राज्य सरकार फिर से एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, ये कहते हुए कि जो हमने 21 मई 2018 को ऑर्डर निकाला था कि क्वालिफाइंग मार्क्स 30-33 होगा, उसको हम नल एंड वाइड करते हैं। यानी कि अपने ही गवर्नमेंट ऑर्डर को वो एक तरीके से निष्क्रिय कर रही थी, निष्प्रभावित कर रही थी, जिसको लेकर के अभ्यर्थी फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि राज्य सरकार अपने ऑर्डर को ऐसे कैसे निष्क्रिय या फिर निष्प्रभावी कर सकती है। यानी कि जो 30-33 वाला ऑर्डर था उसको कैसे वापस ले सकती है, जबकि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट नहीं दिया हुआ है। राज्य सरकार अपना हलफनामा लगाती है कोर्ट में कि चूंकि भर्ती हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है 40 और 45 के हिसाब से, अब अगर भर्ती को इस हिसाब से कंप्लीट किया गया, क्योंकि 41,556 कैंडिडेट को नियुक्ति मिली थी और दूसरी लिस्ट में लगभग 4 से 5,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी, तो अगर आप देखेंगे तो आधी भर्ती से ज़्यादा जो है वो इस पर पूरी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। राज्य सरकार ने यह कहा कि अब अगर हम लोग मेरिट को लोअर डाउन करते हैं तो एक ही भर्ती में 2 यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा, जिसको लेकर के भविष्य में जाकर के परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। राज्य सरकार के इस हलफनामा को स्वीकार किया माननीय हाईकोर्ट ने और उनको आदेशित कर दिया कि आप ये वाला जो ऑर्डर है इसको वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर से ये चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एटीआरई जो है यानी सुपर टेट की जो परीक्षा है, ध्यान से सुनिएगा, एटीआरई जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है जिसे हाईकोर्ट ने भी माना है और राज्य सरकार ने भी माना है। अब अगर कोई भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो आपको पहले बताना होता है, ठीक है। एटीआरई अगर क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको पहले बताना होता है। एटीआरई का जब नोटिफिकेशन जारी होता है 68,500 के संदर्भ में, ठीक है, उस समय बताया गया कि 40-45% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और परीक्षा से ठीक पहले जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको 30 और 33% कर दिया गया। और 20 फरवरी 2019 को जाकर के, यानी जब इसमें नियुक्तियां हो जाती हैं उसके बाद जाकर के इसको नल एंड वाइड किया जाता है। तो ये एटीआरई अगर पात्रता परीक्षा है तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पहले बताना होगा। इसी प्रकार से अगर आप 69,000 से इसको जोड़ करके देखेंगे तो 69,000 में अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, जिस प्रकार से हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा हुआ है, अगर आप देखें तो उसमें चूंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है और इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो परीक्षा के बाद बताया गया, जिसको वहां पर राज्य सरकार जस्टिफाई कर रही थी और उसी के अनुरूप जो है वो श्री राम शरण मौर्य का जजमेंट आया। तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ उसी को 2 पार्ट में कंडक्ट कराया गया, पहला 68,500 और दूसरा 69,000 की शिक्षक भर्ती। और एटीआरई अगर दोनों में केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, उस कंडीशन में एक आपको ये चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि जब भी कोई क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो पहले बताना होता है। अगर आप
रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वालिफाइंग एग्जाम और रिक्रूटमेंट एग्जाम दोनों अलग है। रिक्रूटमेंट एग्जाम उसको माना जाता है जिसके आधार पर आपकी भर्ती कंप्लीट हो रही है, और क्वालिफाइंग एग्जाम वो माना जाता है कि आप एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी अगर हासिल करने के लिए परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पहले बताना होता है। और अगर कोई एग्जामिनेशन है जो कि परीक्षा इसके आधार पर आपका चयन होगा, उसका आप बाद में भी क्वालिफाइंग मार्क्स बता सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट हो रहे हैं तो आप उसको बाद में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अपने इस प्रकार के कई जजमेंट हैं। तो इस प्रकार का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है, क्योंकि 68,500 में अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग मांगा गया है और इसके हिसाब से आपको पहले बताना होगा, और 69,000 में चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स बाद में बताया गया तो वहां पर इसको कैसे ATRE को कैसे एक तरीके से क्वालिफाइंग माना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है, जिसको लेकर के मामले कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए 69,000 का मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी जो है वो अभी डबल बेंच से संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो इस मामले को कोर्ट ले जाएंगे, और कोर्ट इसलिए भी ले जाएंगे क्योंकि इसमें जो भर्ती में अधिकतर कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे 68,500 में, वो शिक्षा मित्र थे। वो जानते हैं कि अगर हमें आने वाली भर्ती में मौका भी मिल गया तो एटलीस्ट हम क्वालिफाई करेंगे, तभी तो हमें 25 अंक का भारांक मिलेगा अगर कोर्ट ने आदेशित भी कर दिया तो, या फिर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। कम से कम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 90 और 97 के हिसाब से। अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो भले ही 25 नंबर आप ले लें, आपका चयन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा उनकी एज अगर आप देखेंगे तो इस एज में पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो सभी सजग हैं कि इसी भर्ती में जो कुछ होना है वो हो जाएगा, नहीं तो भविष्य में जाकर के अगर आप देखेंगे तो 69,000 में सिर्फ और सिर्फ 8,000 शिक्षा मित्रों का चयन हो पाया था, जबकि उनको 25 अंक का भारांक फाइनल उनके मेरिट बनाते समय दिया जाता था, लेकिन एटलीस्ट उनको इतना नंबर तो पाना ही था। तो इस हिसाब से ये चाहते होंगे कि कैसे भी करके इस नंबर पर, इस क्वालिफाइंग मार्क्स पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाए। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के वो असंतुष्ट है और मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई इस प्रकार की अड़चन है ATRE 2 महीने में कंडक्ट कराने के संदर्भ में, तो आप 2 न्यूज़पेपर में पब्लिक को बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट में ऐसे रास्ते खुद बताए गए हैं कि अगर राज्य सरकार की मंशा नहीं है भर्ती देने के लिए तो वो बड़े आराम से बच सकती है शिक्षक भर्ती देने से, क्योंकि वहाँ पर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उनके पास मौका मिल जाएगा कि मामले कोर्ट में लंबित हैं, इस वजह से हम ATRE कंडक्ट नहीं करा सकते। और 69,000 का मामला तो ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ पर एज ए DLED फ्रेश कैंडिडेट आपके पास क्या विकल्प है, क्योंकि 6 साल से भर्ती तो आई नहीं है। देखिए, अगर आप 27,000 को ढाल बना करके आगे बढ़ेंगे तो आप खुद फंस सकते हैं अपने जाल में। आपको शिक्षक भर्ती की मांग करनी है, लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के आधार पर नहीं मांग करनी है। आपको मांग करनी है कि हमारे पास 85,112 पद खाली हैं, आप इन पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं। जब शिक्षा मित्रों को आप काउंट करते हैं, जबकि RT एक्ट के मानक के हिसाब से शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट ही नहीं किया जा सकता, जब इतने पद हमारे पास खाली हैं तो आप इन पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं। जब आप 27,000 वाला पद को लेकर के आगे बढ़ेंगे या फिर राज्य सरकार को इसके बारे में बताएंगे कि हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, तो उसी जजमेंट में ये भी बातें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई कानूनी अड़चन है तो आप केवल कैंडिडेट को न्यूज़पेपर में आर्टिकल देकर के बता दीजिएगा कि हम भर्ती क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। तो इस आधार पर अगर आप 27,000 को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जजमेंट में ही रास्ते दिखाए गए हैं राज्य सरकार को, और उसको लेकर के राज्य सरकार सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ सकती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर समझना होगा कि देखिए, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए कोई भी रोक नहीं है। ये राज्य सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इतने पद भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते हैं। देखिए, राज्य सरकार पहले भी हलफनामा दे चुकी है कि चूंकि मामले कोर्ट में थे इस वजह से 2018 के बाद से हमने ATRE कंडक्ट नहीं कराया। आप खुद सोचिए, क्या कोई राज्य सरकार को हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने राज्य में खाली पदों को भरने से रोकेगी? नहीं रोकेगी। अरे, विवाद जो था वो तो केवल इन पदों को लेकर के था। तो आप इन पदों को हटा करके अगर 51,112 पद जो खाली होने का आपने हलफनामा दिया था उसको भी अगर आप भर देंगे तो ये सारे विवाद खत्म हो जाते स्वतः ही। आपने कोई ATRE का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया क्योंकि आपके मंशा ही नहीं थी। केवल जो विवाद था वो इस पदों को लेकर के था। आज भी अगर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो हाईकोर्ट नहीं रोकेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगी, और कोई भी 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी भी उसको कानून में कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 27,000 पद जो कि खाली हैं
68,500 से आपने उसके सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया, बल्कि आपने ये जो पद खाली थे इसके सापेक्ष विज्ञापन जारी किया, या फिर ये पद जो खाली थे इसके सापेक्ष आपने विज्ञापन जारी किया। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थोड़ी रोक रही है शिक्षक भर्ती करने के संदर्भ में। ये तो सरकार की मंशा पर डिपेंड कर रहा है कि वो नहीं करना चाहती है। पिछले 6 साल से कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, ना कि कोर्ट जिम्मेदार है, ना ही मामले कोर्ट में थे वो जिम्मेदार है। राज्य सरकार करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उनके पास एक और मौका मिल जाएगा कि अगर 68,500 की शिक्षक भर्ती का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप केवल न्यूज़पेपर में बता दीजिएगा, तो राज्य सरकार न्यूज़पेपर में बता देगी। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर हवा बना दिया गया है कि 2 महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकली इतना सिंपल लग नहीं रहा है जितना सिंपल है। क्योंकि जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर आता है जिसमें राज्य सरकार को कोई भी डायरेक्शन दिया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा, तो राज्य सरकार का अपना खुद का कानून विभाग होता है जिसमें बहुत सारे एडवोकेट्स का पैनल होता है। सबसे पहले ये जो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी होती है वो एडवोकेट्स के पैनल के पास भेजी जाती है, देखने के लिए, समझने के लिए कि राज्य सरकार को इसमें क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। राज्य सरकार फिर से उन एडवोकेट पैनल्स के साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं वो बैठक करते हैं, और उसके बीच में पूरी मीटिंग में ये तय किया जाता है कि क्या करना है। अब अगर शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती देने के मूड में नहीं होगा तो इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में वो जो कानून विभाग है वो शिक्षा विभाग को अवगत कराएगा कि इसमें यह भी पॉइंट मेंशन किया गया है कि अगर कोई कानूनी अड़चन है तो आप 2 महीने के अंदर न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे दीजिए, आप बच जाएंगे, आपको कोई भी भर्ती नहीं देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर शिक्षा विभाग नहीं चाहेगा, अगर राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो केवल आर्टिकल देकर के बच जाएगी। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि 27,000 को आधार बनाते हुए शिक्षक भर्ती के रास्ते थोड़े अभी कठिन हैं। अगर आप 85,112 पदों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 5 सितंबर 2024 को अभ्यर्थी फिर से प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। अगर आप कोर्ट आधार वहां पर बनाएंगे तो शिक्षक भर्ती के रास्ते थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट आधार बन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चला गया फिर राज्य सरकार चाहकर भी वहां पर नहीं करेगी, और वैसे भी उनकी मंशा तो वैसे ही भी नहीं है। तो अगर आप 85,112 पदों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर राज्य सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो भर्तियां करते हैं वो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार करते हैं। आपने शिक्षा मित्रों को क्यों काउंट किया, आपने अनुदेशकों को क्यों काउंट किया, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप अभी हाल ही में डबल बेंच का जो ऑर्डर के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी कानूनी अड़चने हैं, और इसके आधार पर शिक्षक भर्ती जब तक मंशा नहीं रहेगी तब तक आना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।